एपिसोड का आगाज होता है एक शोर और तबाही के साथ। कहानी में हम देखते हैं कि कोंग बहुत ज्यादा गुस्से में है और सब कुछ तबाह कर रहा है। कोंग, वो बड़ा और दहशतनाक गोरिल्ला, मोनार्क और एपेक्स की बेस कैंप पर कयामत ढा रहा है। वो जमीन पर अपनी मुट्ठियां मारता है, आसमान तक पहुंचने वाली दीवारें चूर चूर हो जाती हैं और मिलाप की जगह पर सिर्फ बर्बादी बची है। हमारे कैरेक्टर्स, जो सीजन 1 के आखिरी लम्हों में एक दूसरे से मिले थे, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स में बैठे लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि अपने आप को इस तूफान से कैसे दूर करें। कैमरा एक पल के लिए रुक जाता है और कोंग का चेहरा दिखाता है, उसकी आंखों में गुस्सा, उसकी आवाज में ऐसी दहाड़ जो सीधा रगों में उतरती है। ये लोग जैसे तैसे इन हेलीकॉप्टर्स में सीधे उसके मुंह के सामने से निकल जाते हैं। मूवी यहाँ एक छोटी सी जंप करती है और हम देखते हैं कि केको ने आंखें खोली हैं। वो एक मेडिकल रूम में है। हाजमत सूट्स पहने साइंटिस्ट्स उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तरह तरह के सेंसर्स और मशीन से लैस। केको घबरा जाती है, वो नहीं समझती कि यहाँ क्या हो रहा है। उसका पहला ख्याल अपने घर वालों की तरफ जाता है। वो हिरोशी की आवाज लगाती है और मशीन से अपने आप को अलग करती है। वो भागती है और बाहर की तरफ एक दरवाजा खोल देती है और जब बाहर आती है तो उसकी आंखों के सामने जो मंजर होता है वो उसे एकदम चुप कर देता है। वो कोई जमीन पर की इमारत नहीं, ये एक बड़ा सा जहाज है, आउटपोस्ट 18, जो समंदर में तैर रहा है। वो एक पल के लिए वहाँ खड़ी रहती है। हवाओं में उसके बाल उड़ रहे हैं और उसकी आंखें उस गहरे ब्लू समंदर को देख रही हैं। फिर केट आती है। वो केको के पास जाती है और कुछ अल्फाज कहती है, उसे बताती है कि ये मोनार्क है और ये उनकी विरासत है। केट के चेहरे पर एक अजीब तरह की कशमकश है, खुशी भी कि उनकी नानी वापस आ गई और दर्द भी कि इतने अरसे के बाद सब कुछ इतना बुरा हो गया है। केको, जो एक्सिस मुंडी की दुनिया से वापस आई है, अब एक अलग दुनिया में खड़ी है। दूसरी तरफ मोनार्क का सिचुएशन रूम है, जहाँ टिम और डायरेक्टर नटालिया वर्दुगो एक दूसरे से अलग अलग बातें कर रहे हैं। टिम बोलते हैं कि वो स्कल आइलैंड पर हैं, लेकिन वो कोंग की परमिशन से हैं, यानी जब तक वो ज्यादा छेड़े नहीं, कोंग उन्हें रहने देता है। लेकिन अब ये परमिशन खतरे में है क्योंकि कोंग ने हमला कर दिया है। 16 लोग मर गए हैं और 2 क्रिटिकल कंडीशन में हैं। टाइम का कहना है कि सिर्फ उनकी मेडलिंग की वजह से नहीं, कुछ और भी है जो इन मॉन्स्टर्स को परेशान कर रहा है। वर्दुगो सुनती है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है कि वो टिम की बात से पूरी तरह मुतफिक नहीं है। अब वर्दुगो केको, केट और दूसरों से मिलती है। वो उन्हें बताती है कि ली शॉ वापस नहीं आ सकता। कोंग का हमला इस वक्त स्कल आइलैंड को एक सुसाइड मिशन बना देता है और शॉ को कोलैटरल डैमेज करार दिया जा चुका है। केंटारो यहाँ मोनार्क का साथ देता है। उसके चेहरे पर एक थका हुआ रेजिग्नेशन है। वो मान चुका है कि शॉ शायद जिंदा नहीं, लेकिन केट और केको एक दूसरे को देखती हैं और दोनों के चेहरों पर साफ लिखा है कि वो नहीं मानते, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। और अभी इस टेंशन के बीच में मूवी एक फ्लैशबैक में चली जाती है। साल 1977, जनूबी अमेरिका, चिले का एक दूर दराज सा तटीय शहर सांता सोलेदाद। यहाँ यंग ली शॉ, बिल रांडा और केको एक कंटीना में दाखिल होते हैं। ये जगह सादी और सिंपल है, मगर जब बिल एक कोने में रखी हुई किसी अजीबी मखलूकन की बाकी मानदत देखता है और उसकी तस्वीर खींचता है तो लोकल लोग एकदम सख्त हो जाते हैं। एक आदमी आगे बढ़ता है, उसका लहजा तहदीद भरा है। यंग ली शॉ बीच में आ जाता है और अपनी फौजी ट्रेनिंग और मजबूत कद काम आता है। वो बात को आगे बढ़ने से रोक लेता है, लेकिन माहौल अभी भी खासा खराब है। उस कैंटीना में एक लड़की है, लूसिया, जो ली और केको के पास आती है। ली और केको की बात चल पड़ती है, पहले तो हल्की हल्की, फिर थोड़ी ज्यादा पर्सनल। केको ली से पूछती है कि क्या वो कभी सेटल डाउन करने का सोचता है। ली एक अनोखी मुस्कुराहट के साथ कहता है कि उसकी जिंदगी फौजी है, वो अपने आप को घरों और रिश्तेदारों में कैद नहीं देख सकता। ये गुफ्तगू सीधी नहीं, लेकिन उसके अंदर एक झंझनाहट है जो दोनों के चेहरों पर नजर आती है। फिर लूसिया उन्हें एक बात बताती है जो वो सोचते नहीं थे। वो कहती है कि यहाँ के बाशिंदे उस समंदर वाली मखलूक की पूजा करते हैं जो उस कोने में रखी थी। वो उसे अपना खुदा मानते हैं। समंदर उन्हें रोज रोटी देता है और वो इस राज की हिफाजत करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे जान लेनी पड़े। लेकिन फिर लूसिया खुद ही कहती है कि वो उन्हें वो जगह दिखाने ले चलेगी, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि वो इसके बाद छोड़कर चले जाए। मूवी यहाँ फिर से प्रेजेंट में वापस आती है। केट ने अपना इरादा पक्का कर लिया है। वो केंटारो और मे को अपने साथ मिलाती है और ये तीनों मिलकर एक गाड़ी चुरा के स्कल आइलैंड पर वापस जाने का प्लान बनाते हैं। वर्दुगो के ऑर्डर्स की खुली नाफरमानी। वो जाते हैं, स्कल आइलैंड पर कदम रखते हैं जहाँ फॉग छाया हुआ है और तूफान की आहट भी है। इस सफर के दौरान केट अपने बाप हिरोशी के साथ अकेली रहती है। वो सीधा पूछ लेती है कि उसने 2 अलग घर क्यों बनाए, दोनों फैमिली से क्यों छुपाया। हिरोशी का जवाब है कि एमिको, केंटारो की अम्मी, मोनार्क में करती थी, वो उसकी दुनिया समझती थी। लेकिन केट की अम्मी कैरोलाइन को वो सब बता नहीं सकता था। केट के चेहरे पर गुस्सा है, आंखों में आंसू। वो इस जवाब से संतुष्ट नहीं, लेकिन अभी इस बात का टाइम नहीं। काफी ताकतवर सीन वो है जब केंटारो बिजली का निजाम ऑन करने जाता है। वहाँ अंधेरा है और कुछ अजीबी किस्म की छोटी मखलूकात का सामना हो जाता है। वो और कोरा मिलकर किसी तरह ये काम करते हैं, लेकिन इस वक्त टेंशन हाथ से निकलने वाली थी। इस सब के बीच में आउटपोस्ट
ऑलमोस्ट 18 पर टिम केको से मिलता है। वो केको की इल्मी शोहरत जानता है। वो चाहता है कि केको मोनार्क को उसकी पुरानी अजमत वापस दिलाए। केको एक मसला सॉल्व करने की कोशिश करती है, स्कैनर्स के जरिए कॉन्ग से बच के वापस जाना, लेकिन वर्डुगो इसमें और लोगों की जान देने को तैयार नहीं। ये बात वहीं रुक जाती है। कुछ देर बाद मोनार्क को पता चलता है कि केट और उसके साथियों ने स्कल आइलैंड की तरफ कदम बढ़ा लिया है, मगर कुछ वक्त गुजर जाता है पहले, और तब मोनार्क उन्हें रोकने के लिए निकलता है। निकलने से पहले वर्डुगो एक फुटेज दिखाती है कॉन्ग की रात की रैम्पेज की। उस फुटेज में एक और चीज दिखती है, एक अजीब सा जिस्म जो अंधेरों में तेज गुजरता है, और ये कोई और नहीं, वही मखलूकन है जिसकी बाकी मादत चिले के उस बार में ताक पर थी। मूवी यहाँ फिर एक्सिस मुंडी की तरफ जाती है। ली शॉ बुरा लेकिन जिंदा वहाँ गिरने के बाद उठता है और पोर्टल को बंद होते देखता है। वो अकेला है लेकिन वो हारा नहीं। थोड़ी देर बाद कुछ होता है, पोर्टल दोबारा खुलता है, एक पॉड नमूदार होती है। ली उसकी तरफ भागता है, लेकिन वो अकेला नहीं है। छोटी छोटी खौल वाली मखलूकात स्कैरब्स हजारों की तादाद में उस पोर्टल की तरफ दौड़ना शुरू करती है, उस पर चढ़ती है, और उस शोर के साथ एक अजीम, दर्दनाक और गहरी समंदर वाली रूह जागती है। ये है टाइटन एक्स, एक दहशतनाक समुद्री टाइटन जिसकी आंखें अंधेरों में चमकती हैं और जिसके टेंटिकल्स बड़े बड़े हैं। ली किसी तरह पॉड में दाखिल हो जाता है और वो पॉड पोर्टल से गुजर के वापस बाहर आता है। मोनार्क के जहाज पर ये देख के जो लोग खड़े हैं उनके चेहरों पर हैरत, खुशी और आंसुओं का एक मिला जुला रंग आता है। शॉ वापस आ गया, लेकिन खुशी का ये लम्हा ज्यादा लंबा नहीं चलता, क्योंकि उसके साथ टाइटन एक्स भी आ जाता है, बड़ा, रोशनी से बेजार, टेंटिकल्स को हिलाता हुआ। कॉन्ग जो पहले से ही अफरत में था उस बीम की तरफ भागता है और टाइटन एक्स को रोकने की कोशिश करता है। दोनों के बीच एक टकराव होती है, लेकिन टाइटन एक्स समंदर में घुस जाता है और कॉन्ग काफी मुश्किल है वहां जाना। वो किनारे पर रुक जाता है और टाइटन एक्स गहरे पानी में गुम हो जाता है। ये एपिसोड शुरू ही वहां से होता है जहां एपिसोड 1 खत्म हुआ था, और इस बार टेंशन और खौफ दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो सीधा चलते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड का आगाज होता है उसी शोर और अफरत में। कॉन्ग अब भी गुस्से में है। वो अपनी छाती पीटता है, हवाओं में घुर्राता है और हेलीकॉप्टर्स की तरफ दांत पिसाता है जब वो स्कल आइलैंड से दूर हो रहे हैं। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर्स दूर होती हैं, उसकी दहाड़ उन सबको याद दिलाती है कि वो घर पे मेहमान थे और अब घर वाले उनसे खत्म हो गए हैं। ली की तबीयत ठीक नहीं, एक्सिस मुंडी का असर अभी भी उस पर छाया हुआ है। थकान और एक किसी गैर फानी जगह से वापस आने का बोझ उसके चेहरे पर साफ नजर आता है। वो केको की तरफ देखता है, एक ऐसे शख्स की तरह जो एक लंबी नींद के बाद जागा हो और दुनिया बिल्कुल बदली हुई मिले। और फिर एक बात और होती है जो सिर्फ कैमरा दिखाता है। एक छोटी सी मखलूका, एक स्कैरब हेलीकॉप्टर के निचले हिस्से से चिपकी हुई थी। वो खामोशी से सतह पर उतर जाती है और शैडोज में गुम हो जाती है। किसी को खबर नहीं होती। मूवी यहाँ सीधा कंट्रोल रूम में जंप करती है। टिम अब इंचार्ज है क्योंकि वर्डुगो पहले ही जा चुकी है। वो एक ऐसे आदमी की तरह दिख रहा है जिसने जिंदगी में कभी खुद को इस कुर्सी पर बैठा हुआ तसव्वुर नहीं किया था। कॉम्स नीचे हैं, सैटेलाइट लिंक बंद है और वो प्रैक्टिकली अकेले फैसले करने पर मजबूर है। मोनार्क टाइटन एक्स को ट्रैक कर रहा है। वो समुद्र में तेज हरकत कर रहा है, साउथ चाइना सी की तरफ बढ़ता हुआ। जब ली शॉ कंट्रोल रूम में दाखिल होता है तो टिम और ली का आमना सामना होता है। ली एक पल के लिए भी नहीं रुकता, सीधा कहता है कि टाइटन एक्स के पीछे जाना जरूरी है, वरना जो जी डे पहले हुआ था वो फिर होगा, इससे भी बुरा। टिम सुन रहा है, वो डाइवर्ट नहीं करता, मगर एक मैसेज आता है वॉशिंगटन की तरफ से डायरेक्टर बैरिस का, जिसमें टिम को हुक्म दिया जाता है कि ली शॉ को गिरफ्तार किया जाए। टिम मैसेज पढ़ता है, ली की तरफ देखता है और फिर उस हुक्म की नाफरमानी करता है। वो शॉ को फ्री रहने देता है क्योंकि जैसे जैसे टाइटन एक्स की स्पीड बढ़ती है, अंदर एक अंदाजा होता है कि शॉ की जरूरत पड़ेगी। मूवी यहाँ एक फ्लैशबैक में जाती है। साल 1977, सांता सोलेदाद। बिल रांडा पिछली पूरी रात गुफा में गुजारा है। वो बाहर आता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जज्बात का तूफान है। उसके हाथ में एक रफ स्केच है जो उसने उन गुफा की दीवारों पर खोदे गए नक्शों से उतारा है। बिल कहता है कि ये नक्शा टाइटन एक्स की माइग्रेटरी रूट है। ये मखलूक दुनिया भर में घूमी है और ये प्रूफ है। वो चाहता है कि अब वो सैंटियागो के आर्काइव्स में जाए और MUTO से रिलेटेड रिकॉर्ड्स ढूंढे। केको राजी नहीं होती। वो कहती है कि इस गांव में अभी और भी कुछ सीखने वाली बातें हैं, साइंटिफिक तफ्तीश अधूरी है। बिल और शॉ थोड़ी डिबेट करते हैं और आखिरकार तय होता है कि बिल अकेले सैंटियागो जाएगा और केको और यंग ली यहाँ विलेज में रहेंगे। जब बिल चला जाता है, केको और ली विलेज में हैं। गांव के लोग उन्हें अब पसंद नहीं करते, ये साफ दिख रहा है। लोकल लोग दूर से देखते हैं, आंखें तान और छुप जाते हैं जब ये दोनों पास आते हैं। लेकिन केको साइंस से ताल्लुक रखने वाली औरत है, वो उस माहौल से घबराती नहीं। वो और ली गुफा के अंदर बैठे हैं जहाँ पानी की गहरी आवाजें आती हैं जमीन के नीचे से। केको अपना हाथ जमीन पर रखती है जैसे कुछ फील करना चाहती हो। ली यहाँ भी हिलता नहीं, वो केको को देख रहा है। और फिर केको एक पर्सनल बात शुरू कर देती है। वो ली को बताती है कि हिरोशी के बाप के बारे में, कि वो रिश्ता अरेंज था। उसके पहले शौहर एक अच्छे इंसान थे, नागासाकी में डॉक्टर थे, जंग के दौरान और बाद में उन्होंने सबकी मदद की। लेकिन वो हिरोशी की पैदाइश
आजमाइश के बाद गुजर गए। केको कहती है कि वो एक सेफ और महफूज जिंदगी था, लेकिन कुछ मिसिंग था। बिल के बारे में बोलते हुए उसके चेहरे पर एक नरम मुस्कुराहट आती है। वो कहती है कि बिल ने उसे आजाद फील कराया, चाहे जहाँ भी ले जाए वो उसे खुद रहने देता है। इस बात का असर ली पर दिखता है। वो खाली नहीं सुनता, वो पूरी आंखों से देख रहा है। लेकिन फिर जमीन में एक बार फिर कुछ फील होता है। केको एक लम्हे के लिए रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाती है। इस बात की मूवी कोई सीधी वजाहत नहीं करती, लेकिन केको के चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी आती है, जैसे वो किसी और जगह चली गई हो। यहाँ बाहर भी कुछ हो रहा है। विलेजर्स ने एक सेरेमोनी की तैयारी की है। वो अपने ग्रांडियोस देल मार को मना रहे हैं, अपने समुद्री खुदा को बुला रहे हैं। एक आदमी है जिसके आंखों के इर्द गिर्द काली रंग की लकीरें हैं। वो केको को अपनी तरफ खींचता हुआ दिख रहा है, एकदम अजीब तरह से, जैसे केको की मर्जी उसमें बाकी नहीं रही। और फिर एक पल के लिए शॉ का चेहरा नजर आता है, फिर उस आदमी का। ये वाकया एपिसोड के सबसे हॉन्टिंग सीन्स में से एक है। और फिर अचानक एक बड़ा धक्का लगता है। एक टाइटैनिक मखलूक का साया दिखता है, पानी में हरकत, और दोनों बाहरी दुनिया में वापस आते हैं। मूवी यहाँ फिर प्रेजेंट में आती है। जहाज पर अंदर एक मोनार्क एम्प्लॉई मेडिकल बे में है। वो कुछ सुनने की कोशिश करता है, चिटरिंग की आवाज, और फिर आंख उठाता है। उससे पहले कि वो कुछ समझे, स्कैरब उसे चाट जाता है और बाकी क्रू को पता चलता है कि जहाज अंदर से भी खतरे में है। केट अलग है, अकेली है, गुमनाम सा चेहरा लिए कॉरिडोर्स में चल रही है। हिरोशी और केंटारो के दरमियान एक बात चलती है जब उन्हें लगते हैं कि हिरोशी उसे ब्लेम कर रहा है। हिरोशी सीधा इनकार करता है, लेकिन केट अपनी आंखों से देखती है कुछ और। जब अपने आप को इस सब की वजह समझती है तो उसका बोझ और भी भारी हो जाता है। फिर कुछ पीछे से आता है। वो स्कैरब है, वो केट के पीछे है। केट भागती है, एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाती है, लेकिन घबराहट में पिन खींचना भूल जाती है। मखलूकंग और करीब आती है और बिल्कुल उस लम्हे में केंटारो और मे आ जाते हैं। केंटारो के हाथ में फ्लेयर गन है। वो फायर करता है, मखलूक जख्म खाती है और फिर वो जख्म खाकर एक ऐसी सोनिक चीख छोड़ती है जो सीधा पानी में जाती है, लहरों में, समंदर में और टाइटन एक्स तक पहुंचती है। रेडार पर टीम देखती है कि टाइटन एक्स ने अपनी डायरेक्शन बदल ली है। वो अब जहाज की तरफ आ रहा है। कंट्रोल रूम में ली, केको और टिम सब एक साथ फुटेज देख रहे हैं। केको वो स्कैरब देख के समझती है ये कोई अलग चीज नहीं, ये टाइटन एक्स के बच्चे हैं। ये उसे पुकार रहे हैं। टाइटन एक्स माँ की तरफ वापस आ रहा है। ली वक्त जय नहीं करता, एक प्लान बनाता है। एक छोटी स्पीड बोट निकालनी है, स्कैरब उस पर रखना है और टाइटन एक्स से दूर खोले तक ले जाना है। टिम प्रोटेस्ट करता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो ली को खतरे में न डाले, लेकिन ली मानता ही नहीं। वो खुद स्पीड बोट पर बैठता है। केको और हिरोशी डेक पर खड़े हैं, आंखें समंदर पर। ली की स्पीड बोट दूर दूर होती जा रही है। टाइटन एक्स की बड़ी सी सिलुएट पानी से ऊपर आती है। ये वो लम्हा है जो स्क्रीन को भर देता है। टाइटन एक्स अपनी पूरी दहशत में, टेंटिकल्स ऊपर, आंखें एक अंधेरी रोशनी से झलकती हुई। ली पानी के करीब आता है और स्कैरब को समंदर में गिराता है। टाइटन एक्स उसकी तरफ बढ़ता है। स्कैरब पानी में अपनी माँ के पास तैरने लगता है और फिर टाइटन एक्स वापस पानी में घुस जाता है, दूर होता जाता है। ली स्पीड बोट मोड़ता है वापस जहाज की तरफ। डेक पर खड़े लोग सांस लेते हैं। तनाव ही तनाव था और अब एक ठंडा सा सुकून है। एपिसोड यहाँ खत्म होता है, लेकिन सवाल छोड़ जाता है। टाइटन एक्स कहीं दूर चली गई, लेकिन कहाँ, ये एपिसोड नहीं बताता।